Hi everyone. My name is Anud Mishra and I am a MBBS student at AIMS Bhubaneswar right now. My AIR in NEET 2022 was AIR 87. So today we are going to start excretory products and their elimination जो आपका NCERT 11th बायो का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है. इसमें बेसिकली क्या पढ़ाएंगे हमको, मतलब हम क्या देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी, और पहले हम दूसरे एनिमल्स भी देखेंगे किस तरह से हम लोग अपने बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करते हैं. तो मेनली वही यूरिन प्रोडक्शन में बात करेंगे इसमें हम. चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे दूसरे एनिमल्स का एक्सक्रीशन देख के. तो जैसे कि एनिमल्स इसमें दे रखा है आपका कितने तरह के एक्सक्रीशन होते हैं. कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं बेस्ड ऑन द डिपेंडिंग ऑन द एक्सक्रीटरी मटेरियल्स. आपके एनिमल्स डिवाइडेड है एज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. ठीक है. अमोनोटेलिक मतलब जो अमोनिया आपका एक्सक्रीट करता है. ठीक है. अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे. यूरियोटेलिक मतलब यूरिया एक्सक्रीट करेंगे. एंड यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे. ठीक है. चलो, तो अभी इसमें थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. पहला अमोनोटेलिक का एग्जांपल बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स. ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इट इज रेडिली सॉल्युबल, इसीलिए डिफ्यूजन से अमोनिया एक्सक्रीट हो जाता है इन वाटर. ये सब वाटर में रहते हैं. सेकेंड आता है आपका टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन में आपका आता है यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक. तो यूरियोटेलिक में यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए आपको सबसे कम वाटर, मतलब जैसे अगर हम वाटर की बात करें, सबसे कम वाटर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने में लगता है, फिर यूरिया एक्सक्रीट करने में लगता है, और सबसे ज्यादा पानी अमोनिया एक्सक्रीट करने में लगता है. इसलिए अमोनिया जो लोग एक्सक्रीट करते हैं वो पानी में मिलते हैं. दे आर एक्वेटिक एनिमल्स. और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे या फिर यूरिक एसिड. तो यूरिया कौन कौन एक्सक्रीट करता है? मैमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड सम मरीन फिशेस. ठीक है. मेनली एक्सक्रीट यूरिया. ओके. जो अमोनिया इनका रहता है उसको ये लोग यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर फेंक देते हैं. लास्ट में आते हैं आपका यूरिक एसिड वाले. रेप्टाइल बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड. ठीक है. मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ये है इंपॉर्टेंट, कि जो रेप्टाइल बर्ड और लैंड स्नेल ये लोग ऐसे डेजर्ट टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए ये लोग यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. इसके बाद आपका बताया गया है कि भाई सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है. जैसे कि हमारे अंदर किडनीज है, किसी के अंदर गिल्स होता है, तो ये सब बताया गया. चलो सबसे पहले देखते हैं. इनवर्टिब्रेट्स में नॉर्मल सिंपल ट्यूब्स होते हैं, वो आपके बॉडी कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे आपका बॉडी है, एक ट्यूब होगा, ये आपके बॉडी कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट करेगा, सारा वेस्ट अब्सॉर्ब करके फिर बाहर एक्सक्रीट कर देगा. सो इनवर्टिब्रेट्स दीस स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर, whereas vertebrates have kidneys. ठीक है. some of these structures are mentioned here. चलो, पहला है प्रोटोनेफ्रीडिया. ठीक है. ये कहाँ मिलता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस में. ओके. उसके बाद आपका प्रोटोनेफ्रीडिया इज कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन. ये प्रोटोनेफ्रीडिया का फंक्शन है. ये फर्स्ट. सेकंड है आपका नेफ्रीडिया. ठीक है. नेफ्रीडिया कहाँ मिलेगा? अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स. एंड सेम फ्लूइड एंड आयन बैलेंस, इसका भी सेम फंक्शन है. थर्ड आते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. ये सारे नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है. मतलब ये सारे एक जैसे ही होते हैं, बस दूसरे एक किसी एनिमल में ये मिलता है, किसी में वो मिलता है. तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किस में मिलता है? इंसेक्ट्स में. ठीक है. सारे कॉकरोच वगैरह ये सारे इंसेक्ट्स में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. सेम रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है. और लास्ट में आता है एंटिनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स. ठीक है. ये प्रॉन्स में आते हैं. ठीक. तो चार आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है. अच्छा है होगा अगर आप चारों टाइप उनके एग्जांपल के साथ याद कर ले. और इसके अलावा आप ह्यूमंस में किडनी भी बता सकते हैं. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. ओके. किडनीज के बारे में दे रखा है रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड. तो ह्यूमंस में क्या रहता है? एक किडनी होगा. ठीक है. जो कि यूरिन बनाएगा. ओके. दो किडनी रहेंगे आपके पास. ठीक है. उन किडनी से दो पैर, मतलब एक पैर यूरेटर निकलेगा, इससे एक, इससे एक. तो दो यूरेटर है आपके पास. वो यूरेटर आपका यूरिन कहाँ लेके जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर. एक बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर होगा,
और लास्ट में एक यूरेथ्रा होगा जो बाहर यूरिन डिस्चार्ज करेगा। तो 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। किडनी, किडनी का मेजरमेंट दे रखा है 10 to 12, 5 to 7, 2 to 3। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 10, 12 ऐसे आप याद कर सकते हैं। वेट भी दे रखा है, ये सब ठीक है। किडनी का इतना ये वेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके सेंटर में हाइलम रहता है। ठीक है, तो ये जैसे किडनी है तो सेंटर में इस एक एंट्री पॉइंट है, इसको हाइलम कहते हैं। अभी हाइलम में से आपके सारे ब्लड वेसल, आपका यूरेटर, सारा नर्व किडनी के अंदर घुसेगा। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप किडनी को ऐसे काट देंगे, जैसे कि इस सेक्शन में दिखा है, किडनी को काट दिया हमने, किडनी किडनी है ऐसे, हमने इस तरह से काट दिया, तो हमको 10 से 12 पिरामिड्स दिखेंगे। ये पिरामिड्स ऐसे बहुत सारे हमको पिरामिड्स दिखेंगे। ठीक है, ये है मेडुला। ओके, मेडुला कहते हैं इनको। और पिरामिड्स के बाहर जो भी पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स का जो पार्ट मेडुला में घुस रहा है, जैसे ये कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला में घुस रहा है, इसको हम कहते हैं आपका रीनल पिरामिड्स। ठीक है, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स मेडुला। ठीक है, अभी जो आपका यूरिटर है वो जब किडनी में घुसेगा, वो एक बड़ा सा स्पेस में रहता है, उस स्पेस को कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, उसी पेल्विस से छोटे छोटे ब्रांचेस आपके एक एक पिरामिड को जाके कनेक्ट करेंगे। उन छोटे छोटे ब्रांचेस को कहते हैं कैलिक्स। तो भाई देखो, ये आपका क्या रह गया, रीनल पेल्विस। ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्रांच निकलेंगे, ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये ब्रांचेस जाएंगे आपके छोटे छोटे पिरामिड्स के पास, और इन ब्रांचेस का नाम है कैलिक्स। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं कैलिक्स। ऑलराइट, और किडनी बना किससे है? ये हो गया किडनी का मेजर ग्रॉस आउटर स्ट्रक्चर। अभी इनर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। अगर हम किडनी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? हमको देखेंगे नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, दीज आर द फंक्शनल यूनिट। अभी नेफ्रॉन के पार्ट पे आते हैं, ये है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहले नेफ्रॉन शुरू होता है एक बोमैन्स कैप्सूल से, जिसने कि एक ब्लड वेसल के टफ्ट को ऐसे एनक्लोज कर रखा है। तो इस ब्लड वेसल के गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस, और बोमैन्स कैप्सूल इसको ऐसे एनक्लोज करके रखते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल। फिर एक बहुत ही वेवी सा ट्यूब आता है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ऐसे 2 ट्यूब्स आते हैं, एक पहले आता है और एक बाद में आएगा। तो पहले वाले को हम कहेंगे प्रोक्सिमा मतलब पहला, पीपी। ठीक है, तो प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पहला आएगा। फिर आएगा आपका पतला सा एक लूप, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसका एक डिसेंडिंग लिम्ब होगा जो नीचे जाएगा, फिर ऊपर असेंडिंग लिम्ब आएगा। ओके, और लास्ट में आपका आएगा सेकंड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डी मतलब डिस्टल, डी मतलब दूर, दूर है, बाद में आया तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये सब जाके खुलेंगे किसमें? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट सारा यूरिन इनमें से कलेक्ट करेगा। तो ये था आपका किडनी के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैल्फिजन कॉर्पसल किसको कहते हैं? मैल्फिजन कॉर्पसल, जो बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल के इनको मैल्फिजन कॉर्पसल, मैल्फिजन बॉडी, रीनल कॉर्पसल ये कहते हैं। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ओके, चलो, मैल्फिजन कॉर्पसल, पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें, तो अगर हम कॉर्टेक्स और मेडुला डिवाइड कर दें, ये मैं लाइन खींच दिया कॉर्टेक्स और मेडुला। तो डीसीटी कॉर्टेक्स में, पीसीटी कॉर्टेक्स में, ग्लोमेरुलस और उसका बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स में सिर्फ लूप ऑफ हेनले ही मेडुला में जाता है। ठीक है, इसमें 2 तरह के नेफ्रॉन आप बना सकते हैं। एक जो जिनका लूप ऑफ हेनले बड़ा है और मेडुला में बहुत अंदर तक जा रहा है, उनको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, और दूसरा जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा है, उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये 2 तरह के नेफ्रॉन हो गए। अच्छा, अभी आपका जो ग्लोमेरुलस है बनता कैसे? एक आर्टरी आएगी, वो ऐसे गुच्छा बनेगी, फिर दूसरी आर्टरी ब्लड को लेके जाएगी। तो जो आर्टरी आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आना और ए, और जो जा रही है वो है इफरेंट आर्टेरियोल। ई बाद में आता है ए के बाद, तो इफरेंट मतलब लेके जाएगा। ठीक है, तो जो ये इफरेंट आर्टेरियोल है, जैसे यहाँ पे हम देखें, ये है एफरेंट आर्टेरियोल और ये है इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल बाद में जाके
ये जो डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले वगैरह वगैरह जितने भी इसके आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके आसपास गुच्छा बनाता है। इन छोटे छोटे ब्लड वेसल को कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरी मतलब आसपास, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन को हम ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि एक ट्यूब जैसा है वो। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, a minute vessel of this peritubular capillary network runs parallel to the loop of Henle। तो अगर ये loop of Henle है तो एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इसके पैरेलल ऐसे 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 चलेगी, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। चलो अभी आते हैं यूरिन फॉर्मेशन पे। तो यूरिन कैसे फॉर्म होगा? सबसे पहले ब्लड ब्लड आएगा किडनी में। ठीक है, ब्लड फिल्टर होगा। ओके, किडनी से ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होके आपके नेफ्रॉन के अंदर आएगा। फिर ये ब्लड पीसीटी, ये जो फिल्टर्ड ब्लड है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट आपका पीसीटी जाएगा। पीसीटी लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले पार करने के बाद क्या आता है, डीसीटी जाएगा। डीसीटी जाने के बाद लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट जाके आपके रीनल पेल्विस में खुलेगा। रीनल पेल्विस से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी कहाँ पे क्या क्या ऐसा होता है कि जो आपका ब्लड फिल्टर होके आया है इसको आप यूरिन बना देते हो। ब्लड कौन से कलर का होता है? रेड। ठीक है, और यूरिन कौन से कलर का होता है? येलोइश, लाइट येलो कलर। ये कैसे होता है तो यही हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, याद रखना। इट इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ डेटा दे रखे हैं जो हमको अच्छे से याद रखना है। तो 1 मिनट में, ठीक है, किडनीज को किडनीज कितना ब्लड फिल्टर करते हैं? 1100 टू 1200 ml। तो 1.1 टू 1.2 लीटर 1 मिनट में किडनी फिल्टर कर देता है ब्लड को। ठीक है, इट इज 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। मतलब हार्ट जितना भी 1 मिनट में ब्लड पंप कर रहा है उसका 20% ब्लड किडनी को जाता है और वो उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, अभी लेयर्स, जो फिल्ट्रेशन लेयर्स है, देयर आर 3 लेयर्स। 3 लेयर से ब्लड को गुजरना पड़ता है फिल्टर होने के लिए। पहले तो जो ब्लड वेसल है उसका एंडोथीलियम, फिर जो एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और बीच में उनके बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 लेयर से छन के ब्लड आपका पहुंचेगा बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल, जो एपिथेलियल सेल जैसे ये, चलो ये है ब्लड का एंडोथीलियम। ठीक है, बीच में आ गया बेसमेंट सब्सटेंस, और ये है आपका एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो जो ब्लड है, जो फिल्ट्रेशन है वो इस तरह से फिल्टर होके, तो देखो ये जो एपिथेलियम है इसको मैंने ऐसे डॉट 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 करके बनाया। इसमें बीच में पोर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एपिथेलियम बनाने वाले सेल्स होते हैं उनको कहते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में स्लिट, मतलब ऐसे होल्स रह जाते हैं। तो उन्हीं होल्स के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, सिर्फ ब्लड फिल्टर होगा, क्या फिल्टर नहीं होगा ब्लड में? ब्लड फिल्टर होगा ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सब, मिनरल, आयंस, ये सब फिल्टर हो गया। और हाँ, सेल्स भी फिल्टर नहीं होंगे। ऐसा मत सोचना कि आरबीसी चले गए। अगर प्रोटीन ही नहीं जा पा रहा तो सेल कैसे जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब नहीं जाते। सिर्फ आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो प्लाज्मा में और कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, ये सब फिल्टर हो जाते हैं, पर प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते। ठीक है, चलो अभी एक टर्म आता है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 1100 टू 1200 ml आपका फिल्टर कर लेता है ब्लड को, पर कितना फिल्ट्रेट बना रहा है? मतलब ग्लोमेरुलस पूरा ब्लड फिल्टर कर रहा है, मतलब उसमें से छान के कुछ निकाल रहा है ना, तो वो जो छान के जो मटेरियल निकाल रहा है उसका रेट क्या है, उसके बनने का रेट, उसी को कहते हैं जीएफआर। ठीक है, तो जीएफआर बनने का रेट है 125 ml पर मिनट, 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, ये है आपका जीएफआर। जीएफआर समझ आ गया? ठीक है, चलो। Kidneys have built-in mechanism for regulation of GFR. One such mechanism is juxtaglomerular apparatus. ठीक है, JGA। JGA एक रीजन है जो कि डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल, जैसे ये एफरेंट आर्टेरियोल है और यहाँ पे डीसीटी जा रहा है, ये जिस जगह पे कांटेक्ट करेंगे उस जगह के सेल्स स्पेशलाइज होके बनाते हैं आपका जेजी अपैरेटस। तो जेजी अपैरेटस क्या करता है? जीएफआर को रेगुलेट करता है। ये इसको रेगुलेट करेगा, जीएफआर को। ठीक है, बाद में हम देखेंगे।
चलो, कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट। चलो, 180 लीटर्स पर डे, मतलब किडनी क्या कर रहा है देखो, नेफ्रॉन के अंदर अगर 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट आ रहा है, मतलब एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बना पा रहा है वो, पर यूरिन कितना बाहर आता है, सिर्फ एक 1 to 1.5 लीटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि सारा ऑलमोस्ट 99% उसको वो अब्सॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ 1% एक्सक्रीट कर रहा है एज यूरिन। तो इसको अब्सॉर्ब कर करते वही पीसीटी डीसीटी लूपोफिलिन, इनका काम यही है, अब्सॉर्ब करना। कुछ कुछ चीजें सिक्रीट भी करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, जो यूजफुल चीज है उस प्लाज्मा में जो फिल्टर होके आया है सबको अब्सॉर्ब करना। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन, कि जो चीज फिल्टर होके आ गई उसको हम वापस से अब्सॉर्ब कर ले, ताकि हमारे बॉडी के वो काम आए, एक्सक्रीट ना हो जाए। पर उसी टाइम पे हमको वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। ये एकदम सिलेक्टिव प्रोसेस है, इसको बहुत ध्यान से किडनी कैरी आउट करता है। तो चलो, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, जैसे मैंने बताया फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स क्या है, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव सिक्रीशन। सबसे पहले आता है पीसीटी। पीसीटी is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area। तो ब्रश बॉर्डर जहां भी आएगा वहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसीलिए आपका जो माइक्रोविलाय वगैरह रहता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑब्जर्व होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो भी आपने खाया है, फैटी एसिड जो भी आ गया था, सब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 to 80% आयंस एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब। ठीक है, अब इसमें सिक्रीशन किस चीज का होगा, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट को भी रीअब्सॉर्ब करता है, अब्सॉर्प्शन। तो क्या अब्सॉर्ब करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स और 70 to 80% आयंस और बहुत सारा पानी प्लस बाइकार्बोनेट, इतना अब्सॉर्ब किया और सिक्रीट क्या किया, H+ और अमोनिया। ये सिक्रीशन ऑफ H+ अमोनिया क्यों है, पीएच को मेंटेन करने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका हेनलेस लूप। इसका क्या है, रीअब्सॉर्प्शन। देखो, जो असेंडिंग लिम्ब है, मतलब जो लिम्ब ऊपर आ रहा है, उसमें रीअब्सॉर्प्शन सबसे कम होता है। ठीक है, और जो हेनलेस लूप है इसका मेन काम है वाटर अब्सॉर्प्शन। तो हेनलेस लूप कोई भी बोलेगा तो आपके मन में क्या आएगा, H2O अब्सॉर्ब। हेनलेस लूप मतलब H2O को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में डील करेंगे, इसका काम है वाटर अब्सॉर्प्शन। सेकेंड है, थर्ड है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ठीक है, डीसीटी का काम क्या है, ये लास्ट में आता है ना, तो ये एकदम सिलेक्टिव रहता है कि भाई सब काम तो कर चुके हैं, पीसीटी तो सब न्यूट्रिएंट ले चुका है, आयन ले चुका है। अभी मेरा काम यह है कि अगर कभी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा मिल चाहिए, जो कि वैसे नॉर्मली एक्सक्रीट होता है, तो मैं उसको रीअब्सॉर्ब कर दूं, या फिर बॉडी को कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज उड़ाना है बॉडी से, जो कि नॉर्मली यूरिन में नहीं मिलता, तो मैं उसको यूरिन में डाल दूंगा। समझ समझ में आया, कि जैसे सपोज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, reabsorption of bicarbonate, selective hydrogen secretion, potassium ion secretion to maintain the pH। ठीक है, तो डीसीटी में क्या याद रखना है कि सिलेक्टिव सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव वाटर रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव हाइड्रोजन सिक्रीशन, सिलेक्टिव पोटेशियम सिक्रीशन। जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी डीसीटी तभी एक्टिवेट होगा। ये डायग्राम आप देख सकते हैं एक बार, याद नहीं करना। लास्ट में आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द मेडुला। ठीक है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब। ठीक है, इसका है यहाँ से तुम इतना वाटर हटा सकते हो कि आपका यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। तो जो लूप ऑफ हेनले से वाटर अब्सॉर्ब हो रहा था, वो एक्चुअली किससे अब्सॉर्ब हो रहा है, वो कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है। तो इन दोनों का काम क्या है, वाटर अब्सॉर्ब करने में हेल्प करना, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। चलो आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मतलब फिल्ट्रेट जो आप बना रहे हैं, आप जैसे 180 लीटर तो उड़ा नहीं सकते ना, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा। तो पानी मेन क्या है, प्लाज्मा में क्या था, 90% वाटर रहता है, तो मेन आप अगर सारा पानी हटा दो तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से अचीव होता है अभी आपको बताते हैं। तो देखो, बात ये है कि ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस आपको पता होगा। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, जैसे ये रीजन ए है और ये रीजन बी है, दोनों रीजन कनेक्टेड है। ठीक है, अभी रीजन ए में दो पानी के मॉलिक्यूल है और सॉल्यूट के चार मॉलिक्यूल है, और रीजन बी में सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल है, छह। तो क्या होना चाहिए, दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने के लिए
पानी किधर से किधर जाएगा, किधर पानी कम है, रीजन ए में पानी कम है, तो वाटर मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड। जहां पे वाटर कम है वहां पे पानी जाएगा। तो अगर हम ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे नेफ्रॉन के अराउंड कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अंदर से ज्यादा है, तो पानी कहाँ जाता रहेगा, नेफ्रॉन के बाहर। जैसे ये नेफ्रॉन है, तो मैं बता रहा था जैसे हम नेफ्रॉन है, आप क्या करेंगे, जो नेफ्रॉन है उसके आसपास ऐसा आप एनवायरनमेंट बनाएंगे कि उसके आसपास हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट्स का ज्यादा है अंदर के मुकाबले। ठीक है, ऐसा आपको पहले बनाना पड़ेगा। पहले आप इसको बनाएंगे, उसके बाद जो नेफ्रॉन के अंदर जो पानी है वो कहाँ जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा। पर आप हर जगह से उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, वरना फिर पानी पूरा ही बाहर चला जाएगा, कुछ एक्सक्रीट ही नहीं होगा। कभी कभी आपको पानी भी एक्सक्रीट करना है, तो आप सिलेक्टिवली जब आपको जरूरत है पानी की, उसको बाहर खींच पाओ, ऐसा एनवायरनमेंट बाहर बना के देंगे। पर जब आपको जरूरत है सिर्फ तभी खींचेंगे। समझ में आया? तो नेफ्रॉन जा रहा है, उसके आसपास आपने बनाया एनवायरनमेंट पानी निकालने का, आपने बहुत सारे गेट लगा दिए, इन गेट पे सोल्जर बिठा दिए कि भाई जब पानी हमको चाहिए होगा तुम गेट खोल दोगे और पानी अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएगा। पर वैसे नॉर्मली आप पानी रीअब्सॉर्ब नहीं करोगे। तो अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखो पहले आपको ये एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट कौन बना के देगा आपको, बना के आपको देगा वासारेक्ट्रा और आपका लूप ऑफ हेनले। ये आपको हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट बना के देंगे आउटसाइड द नेफ्रॉन। ये बना के देंगे और फिर पानी कहाँ से निकालेंगे हम, गेट कौन सा है, गेट कहाँ पे लगाएंगे हम, आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो वासा रेक्टा का काम है टू क्रिएट द ग्रेडियंट और कलेक्टिंग डक्ट का काम है टू अब्सॉर्ब द वाटर। ठीक है, चलिए क्या पढ़ा है, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। तो हेनले लूप और वासा रेक्टा बहुत पास पास रहते हैं, और हेनलेज लूप में पानी इस तरह से मतलब आपका फिल्ट्रेट इस तरह से जा रहा है, वासा रेक्टा में ब्लड इस तरह से जा रहा है। तो ये इस तरह से जाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट यू शेप है दोनों, इसी को कहते हैं काउंटर करंट। मतलब ये इधर से ऑपोजिट, ये इधर से ऑपोजिट। फिर इसके जो दो लिम्स है उसमें भी यहाँ नीचे जा रहा है यहाँ ऊपर जा रहा है, इसमें भी यहाँ नीचे जा रहा है यहाँ ऊपर जा रहा है। ये जो काउंटर करंट है ना, इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में बहुत आपको हेल्प मिलता है। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प मिलता है। तो क्या होता है, चीजें एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होती रहती है, इसी बीच जो आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको ये कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए वासा रेक्टा से लूप ऑफ हेनले में आपका NaCl का एंट्री एग्जिट देखते हैं। NaCl बाहर आया, ठीक है, बाहर आया, फिर इसके असेंडिंग लिम्ब से बाहर आया, इसके भी असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर आया, ठीक है, और इसके डिसेंडिंग लिम्ब ने NaCl को अब्सॉर्ब किया। तो देखो कितने सारे एरो बाहर आ रहे हैं, सिर्फ एक एरो अंदर जा रहा है। तो NaCl कहाँ फंस गया, इधर पे फंस गया। सिमिलरली यूरिया, ये देखो ये भी बाहर आते जा रहा है, ये भी बाहर आते ही जा रहा है, इसको कोई अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। समझ में आया आपको? तो NaCl और यूरिया मिलके रेस्पॉन्सिबल है एक ग्रेडियंट बनाने में, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। जितना जितना आप मेडुला में अंदर जाते जाओगे ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा। तो 300 बाहर है, फिर 600, 900 और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड 1200 तक आपका मेडुला के अंदर ऑस्मोलैरिटी रहती है। ठीक है, the above transport substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and Vasarecta called countercurrent mechanism helps maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps an easy passage of water from the collecting tubule. तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पानी निकलेगा, हेनले लूप से या फिर वासा रेक्टा से पानी नहीं निकलेगा। इनमें से सिर्फ सल्यूट बाहर आएंगे जो कि हेल्प करेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पानी निकालने को। समझ में आया? thereby concentrating the urine. Human kidneys can produce 4 times concentrated urine than the initial filter. ठीक है, तो इसको एक बार वापस से जाके आप देखना किस तरह से मैंने बताया। आपको एक एनवायरनमेंट बनाना है, कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट, उसके उसी एनवायरनमेंट की वजह से पानी बाहर आना चाहेगा। फिर आपको जब पानी को बाहर लाना है आप बाहर लेके आते रहो। ठीक है, और एनवायरनमेंट बनाएगा कौन, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म एनवायरनमेंट बना के देगा वासा रेक्टा हेनलेज लूप। और पानी निकलेगा कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकलता रहेगा जब भी आपको चाहिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कौन कौन इसमें फीडबैक मैकेनिज्म चलता है? हाइपोथैलेमस रहता है, जेजीए अभी हमने देखा था, और हार्ट का भी कभी कभी रोल रहता है। तो मेन क्या है? रिसेप्टर। आपका बॉडी चेंज सेंस करेगा, उस चेंज को बताएगा जाके ब्रेन को, ब्रेन फिर सिग्नल देगा किडनी को कि भाई ऐसे बॉडी में चेंज आ रहा है, अभी आप एक्सक्रीशन बढ़ा दो या कम कर दो। तो रिसेप्टर ऑस्मो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। दे आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम। ये सब ऑस्मोलैरिटी के चेंज में ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला एडीएच का फंक्शन देखते हैं। लॉस ऑफ फ्लूइड, एडीएच रिलीज करवाएगा। ठीक है, एडीएच क्या करेगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, मतलब कलेक्टिंग डक्ट के आसपास जगह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, उसके बाद एडीएच कैन अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल, मतलब ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट बनाएगा। ठीक है, दिस कॉजेस एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर जीएफआर। ठीक है, ये आपका एडीएच हो गया। इसके कुछ, पहला पॉइंट है वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, दूसरा पॉइंट है कंस्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल और इंक्रीज इन जीएफआर। ये आपका एडीएच हो गया। चलो जेजे हमने पढ़ा था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये कैसे करवाता है? अभी देखो, जैसे जीएफआर गिरा, फॉल इन जीएफआर हुआ पहला, इससे क्या होगा? जेजी सेल हो गया एक्टिवेट और रिलीज कर दिया रेनिन। ये है पॉइंट नंबर 2। रेनिन एक हार्मोन है, सिंगल एन वाला, डबल एन वाला, RENNIN, ये वाला रेनिन स्टमक में आता है। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना, ये RENIN है। रेनिन जाएगा ब्लड में, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया? रेनिन जाएगा ब्लड में और एक केमिकल पड़ा रहता है ब्लड में, एंजियोटेंसिनोजन, उसको करेगा एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट और बाद में एंजियोटेंसिन 2 में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। मेन काम कौन करता है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत बड़ा वासोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, जीएफआर को बढ़ा देता है। ठीक है, एक्टिवेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स, डीसीटी से। हमने बोला था ना डीसीटी में कंडीशनल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो ये किसके अंडर होता है? अगर एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तभी होगा। ओके, तो एल्डोस्टेरॉन ये रिलीज करवाएगा और एल्डोस्टेरॉन और रेनिन मिल के एंजियोटेंसिन के साथ ये सिस्टम जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है। इट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, RAAS, रास कहते हैं इसको। ठीक, चलो हार्ट का क्या रोल है देखते हैं। हार्ट में अगर देखो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ब्लड फ्लो हार्ट में बढ़ रहा है, ज्यादा ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, तो रिलीज कौन करेगा? क्या करेगा? एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। ये क्या कॉज करेगा? वैसो वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन करेगा तो डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। इट एक्ट्स एज अ चेक, ये इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है तो ये वैसो डायलेशन करेगा ताकि हर चीज चेक एंड बैलेंस में रहे। रोल और मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन किसको कहते हैं? मिक्चुरेशन मतलब यूरिन को पास आउट करना, मतलब जो आप जाते हैं टॉयलेट में, वॉशरूम में यूरिन पास आउट करते हैं, इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ठीक है, यूरिन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर, a voluntary signal by CNS is given. This signal is initiated by stretching of urinary bladder. तो भाई तुम्हारा है ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसमें आप भरते गए यूरिन, तो ये होता गया एक्सपैंड। एक टाइम आएगा जो इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर है, जो स्ट्रेच होने के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये सेंड करेंगे ब्रेन को, ब्रेन सेंड करेगा बैक फीडबैक। ठीक है, और मसल्स को कर देगा एक्टिवेट। CNS passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder. तो ब्लैडर हो गया कॉन्स्ट्रिक्ट। साइमल्टेनियस रिलैक्शन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, अभी ब्लैडर तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है पर गेट भी तो खुलना चाहिए, तो इसको रिलैक्स करवाएगा, यूरिथ्रा को रिलैक्स कराएगा, ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो इससे सारा यूरिन आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 1 to 1.5 यूरिन आप एक दिन में एक्सक्रीट कर लेते हैं। ठीक है, 25 to 30 ग्राम यूरिया इसमें होता है। ठीक है, इट इज अ लाइट येलो कलर्ड, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडर, एसिडिक पीएच, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्लूकोज जो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन कीटोन्यूरिया, ये डायबिटीज मेलाइटस में ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया अगर आपको दिख रहा है तो डायबिटीज हो सकता है बंदे को, इसलिए यूरिन टेस्ट हम जनरली कराने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे डिजीज इससे डिटेक्ट हो सकते हैं।
चलो, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन भाई, किडनी तो हो गया, इसके अलावा लिवर, लंग्स, स्किन। तो भाई लंग्स क्या करता है, CO2 हटाता है और थोड़ा थोड़ा वाटर भी हटाता है, ठीक है। लिवर क्या सिक्रेट करता है, लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, बाइल जूस, बाइल जूस में क्या एक्सक्रीट करता है वो, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, उसके बाद विटामिन, ड्रग्स, ये सब बाइल में लिवर एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। स्वेट, स्किन, स्वेट, स्किन में स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये अपने सिक्रीशन से वाटर तो रिमूव कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये भी सिक्रीट करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, ठीक है। और ये सब जाके स्किन को कवर भी करता है, तो थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये आपके बाकी 3 ऑर्गन हो गए। चलो, चलो डिसऑर्डर्स पे आते हैं। डिसऑर्डर्स है, पहला डिसऑर्डर यूरीमिया, यूरीमिया मतलब इंक्रीज्ड यूरिया इन ब्लड, ठीक है। accumulation of urea in blood, यूरीमिया पहला है डिसऑर्डर। इट में लीड टू किडनी फेलियर। अगर किडनी फेलियर हो गया तो आपको क्या लगेगा, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करना होता है, आप आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, हीमोडायलाइजिंग मशीन या फिर आर्टिफिशियल किडनी में पंप करते हैं, वो इसको साफ करके वापस से आपके वेन में पंप कर दिया जाता है। अगर आपका किडनी काम करना बंद कर दिया तो आपको हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। हीमोडायलिसिस का क्या होता है, एक सेलोफेन ट्यूब होता है, मतलब ये आपके आर्टरी से ब्लड आया, ये ऐसे 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 कॉइल ट्यूब्यूल में आपका ब्लड पास ऑन होगा, फिर बाहर निकल के वेन में चला जाएगा, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या होता है, ये सेलोफेन ट्यूब्यूल का सेलोफेन मेम्ब्रेन रहता है, और उसके बाहर जो पानी भरते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, पूरा प्लाज्मा से सेम होता है, ठीक है। बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, तो जो भी आपके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो बाहर चले जाएंगे उसी फ्लूइड में, ठीक है। क्लियरिंग द ब्लड, ठीक है। क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड थ्रू अ वेन बाय एडिंग एंटीहेपेरिक। अगर आपका रीनल फेलियर हो गया तो अल्टीमेट मेथड है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। फंक्शनल किडनी इज यूज्ड क्लोज कजिन, सॉरी, क्लोज रिलेटिव का करते हैं हम, या तो ब्रदर, मदर, इस तरह से, फादर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरेमिया, किडनी फेलियर वगैरह। सेकंड आता है आपका रीनल कैल्कुलाई, मतलब किडनी स्टोन कुछ कुछ लोगों को हो जाता है, पानी कम पीते हैं ये सब, तो इट इज अ इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। कौन से सॉल्ट्स, ऑक्सलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बड़े से स्टोन बन जाते हैं, वो आपके किडनी को ब्लॉक कर देते हैं। लास्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चलिए, चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हमारे पास 12 क्वेश्चंस है, शुरू करते हैं। डिफाइन द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, GFR। तो GFR हमने क्या डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म, ठीक है। फिल्ट्रेट फॉर्म इन 1 minute by kidney is GFR. सिंपल डेफिनेशन। एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ GFR। इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो आप क्वेश्चन 2 का आंसर ये देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, क्वेश्चन 2 का आंसर ये है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus आपको देना है GFR रेगुलेशन मैकेनिज्म में। फॉल होगा GFR में तो कैसे JG सेल एक्टिवेट होंगे, रेनिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन बनेगा, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो आपका GFR बैक टू नॉर्मल, ठीक है। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मिक्चुरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स। अभी हमने देखा था मिक्चुरेशन एक वॉलेंटरी रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो आप उसको एज अ वॉलेंटरी रिफ्लेक्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक। ADH का फुल फॉर्म क्या है, ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेसिस को ये प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस मतलब मोर वाटर एक्सक्रीशन, तो भाई ये तो वाटर को सेव करेगा ना, तो ये तो हो गया फॉल्स। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द ब्रोमेंस कैप्सूल। प्रोटीन फ्री फ्लूइड ट्रू, हमने देखा था प्रोटीन छोड़ के सब फिल्टर होते हैं,
हेनलेस लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। हमने देखा था हेनलेस लूप और फास्टर एक्टा मिलके काउंटर करंट मैकेनिज्म लगा के आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ा रहे हैं ताकि पानी एक्सक्रीट हो पाए, सॉरी कॉन्सेंट्रेट हो पाए। तो ये भी ट्रू है। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी। हाँ, पीसीटी में सारे न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं जो पीसीटी में रीअब्सॉर्ब नहीं होता, सब रीअब्सॉर्ब कर देता है वो। चलो, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैंने अभी बताया था आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये वाला डायग्राम आप जरूर ड्रॉ करेंगे और लिखना इतना ही है कि दोनों लिम्स पैरेलल, एंटी पैरेलल फ्लो है और किस तरह से NaCl बाहर आ रहा है, यूरिया बाहर आ रहा है और किस तरह से वो इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट हो रहा है। बस इतना ही है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर, लंग्स एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। तो काफी इजी क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने। लिवर कैसे बाइल से एक्सक्रीट करेगा, लंग्स आपका CO2 एक्सक्रीट करता है, पानी थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर में एक्सक्रीट कर देता है, और स्किन स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। फिर है भाई एक्सप्लेन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मैंने बताया था कि जब यूरिनरी ब्लैडर फूलने लगेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देंगे, ब्रेन आपका ब्लैडर में कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा और यूरिथ्रा में रिलैक्सेशन कराएगा ताकि यूरिन बाहर आएगा। इसी को कहते हैं मिक्चुरेशन। चलो, मैच द फॉलोइंग। अमोनोटेलिज्म, भाई कौन था भाई अमोनोटेलिज्म? बोनीफिश। बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल रीनल ट्यूब्यूल में आएगा। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मतलब यूरिनरी ब्लैडर। यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड बर्ड्स, ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इजी। व्हाट इज मेंट बाय ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? सिंपल है, टू रेगुलेट फ्लूइड एंड आयन in body is called osmoregulation. Terrestrial animals are generally uricotelic or ureotelic, not ammonotelic. Why? Because ammonia, मैंने बोला था ammonia requires large amount of water to excrete it. अमोनिया को बहुत पानी चाहिए, इतना पानी अगर आप टेरेस्ट्रियल एनिमल वेस्ट करने लगे फिर तो डिहाइड्रेट होकर मर ही जाएंगे। चलो, 10th, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेजी अपैरेटस इन किडनी फंक्शन? वही वापस से क्वेश्चन 2 का रिपीट हो गया ब्रो। क्वेश्चन 2, जेजी अपैरेटस का सिग्निफिकेंस क्या है? GFR रेगुलेशन। चलो, नेम द फॉलोइंग अकॉर्डेड एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स। एम्फी, ये सब लिखा हुआ है ऊपर, एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट। चलो, cortical portions projecting between medullary pyramids are called renal columns of, मैंने बताया था बर्टीनी। A loop of capillary running parallel to Henle's loop, इसका नाम क्या था? वासा रेक्टा। ये भी बताया था मैंने। Henle's loop, उसके पैरेलल PTC पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक लूप जाता है, उसको कहते हैं वासा रेक्टा। Fill in the gaps. Ascending limb of Henle's loop is dash to water. Ascending limb impermeable होता है और डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है। Reabsorption of water from distal parts is facilitated by aldosterone. Dialysis fluid contains all constituents except, सिर्फ इसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते जो कि एक्सक्रीट हो जाते। और हेल्दी अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। तो ये हो गया आपके बैक एक्सरसाइज सॉल्व। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।